स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड आपको जैसे पता ही है, पिछले 2 दिन से मोदी जी लाओस में थे टू अटेंड द आसियान समिट। और आज की इस क्लास में हम उस समिट के की टेकअवेज, हमारे लिए आसियान की इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के लिए साउथ एशिया की इंपॉर्टेंस क्या है एंड ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस सब सिनेरियो का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस हैंडआउट, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हो, GS_Gill UPSC, ठीक है। एंड इन केस यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स आफ्टर दिस क्लास, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, 21st समिट था, इंडिया आसियान समिट, और ये लाओस में हुआ। लाओस में, जो लाओस का कैपिटल है, इट इज़ वियंतियान, ठीक है। तो वियंतियान लाओस में हुआ। जल्दी से एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं। दिस इज इंडिया, बीच में बे ऑफ बंगाल आया। दिस इज योर एंटायर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे लाओस है, जिसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर वी हैव कंबोडिया, एंड कंबोडिया से बाउंड्री लगती है साउथ चाइना सी की, जहाँ पे चाइनीज अग्रेशन हमें बार बार देखने को मिलता है। इससे आप समझ पाओगे वाई मोदी जी इज सो मच इंटरेस्टेड इन टू दिस। दूसरा, यही वो रीजन है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आसियान ओनली, प्रेजेंटली 10 मेंबर हैं, इनिशियली 5 थे, वो डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे एक जगह है जिसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। As you all know that China is trying to surround India by building a string of pearls aspect, है ना, जिसमें एक कोकोस आइलैंड है, हम्बनतोता पोर्ट है, गवादर है, एंड इट इज ट्राइंग टू एनसर्कल। नाउ द ओनली चोक पॉइंट विच इज देयर विद इंडिया, जहां से हम उसकी नब्ज दबा सकते हैं, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है ये मीट। एंड थर्डली, यू नीड टू नो दैट ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है आसियन कंट्रीज का, इट इज सो स्ट्रैटेजिक दैट लेफ्ट साइड के ऊपर बे ऑफ बंगाल के नीचे वी हैव इंडियन ओशन, मेजर ओशन। राइट साइड के ऊपर वी हैव पैसिफिक, and finally here we have the Chinese aggression in the form of South China Sea. Now what you have to notice is that इसी Chinese aggression को South China Sea से बाहर ना निकले, है ना, हमने क्या फॉर्म करा था 4 कंट्रीज के साथ मिलके। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऊपर जाके वी हैव जापान, यहाँ पे US, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। वी फॉर्म्ड क्वाड। तो क्वाड के एस्पेक्ट से भी, सिंस क्वाड का मेंबर है और उसकी रीजनल प्रेजेंस है, इंडिया के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है टू कंटेन द चाइनीज अग्रेशन। और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए अपने ओपोनेंट को काउंटर करने के लिए। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट सिंस पाकिस्तान हैज नाउ बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ चाइना, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, जिसमें से उसकी मेजर ऑब्लिगेशंस 2026 तक आ रही हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात आप देख ही चुके हो, 7 बिलियन का लोन वो अपना IMF से मांगने गया था। उस कंटेक्स्ट में चाइना लोन रीपे करना है चाइना को, बट उनके पास पैसा नहीं है, सो ऑब्वियसली इट विल बी वर्किंग इन द डिक्टेट्स ऑफ चाइना। इसी वजह से आपको कश्मीर में टेररिज्म देखने को मिल रहा है। नाउ इफ यू वांट टू क्लिक चाइना, इफ यू वांट टू पुट अ होल्ड ऑन चाइना, तो आपके पास एक दूसरे स्ट्रॉन्ग एरिया में उसके घर के आसपास प्रेजेंस होना चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में दिस मीट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now let's quickly see that 21st समिट था। समिट आसियान इंडिया वाला समिट क्या होता है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट क्या होती है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज की क्लास में। तो 21st इंडिया आसियान समिट था। अब बच्चे, सबसे पहली चीज याद रखना, समिट आपको जहां भी लिखा हुआ मिल जाए, चाहे एनवायरनमेंट की दुनिया में है, चाहे जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में है, समिट मतलब होता है उस मीटिंग में उस देश के हेड्स मिलेंगे, है ना। दैट कुड बी हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है। तो ये वियंतान लाओस में हुआ, लोकेशन हमने देख ली। आसियान की अगर हम बात करें, 8 अगस्त 1967 में हमने इसको शुरू करा था, जब सारे देश ये कलेक्टिवली मिल के साथ में आए थे। सो इसकी डिक्लेरेशन हुई थी। उस डिक्लेरेशन को प्रीलिम्स के लिए याद रखना बैंकॉक डिक्लेरेशन बोला जाता है। अब 5 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी। इनके पीछे का रीजन ये भी था ताकि ये सब लोग साथ में मिलके आके एक कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाए और अपने अंदर जो अपना एरिया, क्योंकि ये छोटे छोटे मुल्क है कंपैरेटिवली, और अपने जो बैरियर्स हैं ट्रेड के, उसको मिटा के ये कॉम्पिटिटिव ट्रेड एनवायरनमेंट पैदा कर सके। नाउ फाउंडिंग मेंबर्स क्या थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 के 5 प्लीज याद रखने, यू हैव टू क्रैम इट। एंड अगर हम करंट मेंबर्स की बात करें, वी हैव द एडिशन ऑफ ब्रुनई, वी हैव कंबोडिया, वी हैव लाओस, वी हैव म्यांमार, एंड वी हैव वियतनाम, बच गया ना, एंड वी हैव वियतनाम, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ऑल्सो,
आपको पता ही होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्या क्या अग्रेशंस थे वियतनाम में, वियतनामी सिविल वॉर में, है ना। और ये लोग अभी साथ में मिलकर ये भी चाहते हैं कि कोई फॉरेन पावर्स इनके अंदर आके इनको कंट्रोल ना करे, वियतनाम जैसा एक्सपीरियंस किसी को करना ना पड़े। ऑल्सो फॉर दैट मैटर जब 1967 के बाद इन लोगों ने ग्रो करना शुरू करा था तो ये बहुत एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रो हो रहे थे। अब एक्सेप्शनल स्पीड के बाद इनका डिक्लाइन भी बहुत जल्दी से डिप मारा। अब उसी वजह से इनको पहले टाइगर्स इकोनॉमी बोले जाने लगा था कि यार दे आर टाइगर इकोनॉमी, दे आर ग्रोइंग एंड रोरिंग लाइक द टाइगर्स। उसके बाद जब ये डिप मारे दे ऑल्सो केम टू नोन एज पेपर टाइगर्स। सो वैसा आगे कुछ भी ना हो जाए, सो दे हैव टू कोऑपरेट ऑन दैट एज वेल, दैट ऑल्सो इज डन बाय आसियान। अगली चीज वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत इसका मेंबर नहीं है, प्लीज याद रखना। वी हैव रिलेशंस विद देम, वो रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए, सेपा क्या है, हमने कौन कौन से अग्रीमेंट साइन करे वो हम बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन प्लीज रिमेंबर इंडिया इज नॉट अ मेंबर। अब मोटो की बात करें, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। नाउ वनडे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वाइस वर्सा पूछा जा सकता है, वन मोटो वन कम्युनिटी एक्सेट्रा इज मोटो ऑफ व्हाट, तो यू शुड नो आसियान, या आसियान का मोटो क्या है, वन कम्युनिटी समथिंग लाइक दिस, तो आप याद रख लेना। अब आसियान में यू हैव टू नो दैट, अगर मैं आपको ट्रायंगल बना के बताऊं, इस पेज की समरी बाद में आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। नाउ अंडरस्टैंड, सबसे ऊपर होता है बच्चे आसियान का समिट, ठीक है। अब आसियन समिट में क्या होता है, आसियन समिट बच्चे जब भी हर एक साल ये अपने लिए पॉलिसीज को चॉक आउट करते हैं, वो पॉलिसीज इनके लिए होंगी क्या, इनको उसके ऊपर डिसीजन कैसे लेना है, इसके लिए एक मीटिंग करते हैं, उसको आसियन का समिट बोलते हैं, और यही समिट इनकी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि भाई इसका चेयरमैन कौन रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए चेयरमैन इन्हीं 10 कंट्रीज में से रोटेशन बेसिस के ऊपर कोई भी कंट्री बनती रहती है। अगली चीज, अच्छा ये वाला जो पर्टिकुलर था, ठीक है, दिस वाज इन जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। सो द समिट विच वाज हेल्ड इन लाओस, उसका सेक्रेटेरिएट इज मैनेज्ड बाय जकार्ता इंडोनेशिया। दिस मीन्स दैट ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट जो भी होती है, वो वाली जो ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट है दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। अब अगर हम इनके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात करें, जो मैं आपको भी बता रहा था, सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। सबसे पहले आसियान और भारत के अगर हम रिलेशंस को देखें, तो आसियान इंडिया समिट होता है। अब जहां भी समिट होगा, दिस मींस हेड्स विल बी गोइंग, सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अभी, तो दैट वाज आसियान और इंडिया का समिट लेवल मीट। दूसरे नंबर पे होता है आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, FMM। अब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में क्या होगा, जयशंकर जी जाएंगे और इनके 10 देशों के भी फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तीसरे लेवल के ऊपर हमारे पास होती है आसियान इंडिया मिनिस्टीरियल मीट। मिनिस्टीरियल मीट में मतलब मान लीजिए जिस भी विषय के ऊपर बात होनी है, लेट्स से एजुकेशन के ऊपर बात होनी है, अपना ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात होनी है, इकोनॉमी के ऊपर बात होनी है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होंगे, जो भी पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, वो इन सब देशों से जाएंगे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। एंड चौथे लेवल पे आता है आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। अब सीनियर ऑफिशियल्स में क्या है बच्चे, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसमें एक ऑफिस है, दैट इज ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द ईस्ट। तो हमने एक सेक्रेटरी लेवल पोस्ट एलोकेट करी हुई है जो स्पेसिफिकली ईस्ट वाला जो भारत का पार्ट है उसको देखती है। और ये हमने करा क्यों, बिकॉज इन 1990s का टाइम पीरियड हमें ये एहसास हुआ चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया शुड स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो हमने एक पॉलिसी शुरू करी, लुक ईस्ट पॉलिसी। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी का हम नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ले आए कि भाई आप देखना बंद करो, लेट्स स्टार्ट टू एक्ट ऑन दिस ऑल्सो। तो उसी का हम अगला एवेटार ले आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो पर्सन, द ब्यूरोक्रेट हु रन्स ऑल दीज थिंग, इनको इस वाले पर्टिकुलर डोमेन को देखता है, ही इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट। तो आसियान वाली जो नीचे लिखा है आपके हैंडआउट में, आसिया इंडिया सीनियर ऑफिशियल स्पीड, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी ईस्ट होते हैं फ्रॉम द इंडियन साइड और उनके काउंटर पार्ट्स डिफरेंट जो 10 मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4 लेवल पे मीट है, समिट लेवल, फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल, मिनिस्टीरियल लेवल एंड फाइनली सीनियर ऑफिशियल्स लेवल। अब अगली अगर हम बात करें व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बच्चे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको मैप पे समझा दी। इट इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी नियर है, चाइनीज डोमिनेंस को हमने रोकना है। तीसरा बीइंग क्वाड मेंबर, सिंस वी आर अ रीजनल मेंबर, हमारे रीजन के सबसे पास है, हमारी मेंबरशिप हमें बोलती है क्वाड की कि वी शुड इंश्योर देयर सिक्योरिटी। तो इंडिया को उसका रोल भी निभाना है, दैट्स देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस।
दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को हम डिटेल में देखेंगे, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के रूप में कितनी हमें एफडीआई आती है, सो दैट इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, बिकॉज बहुत ज्यादा हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें वहां से भी आती है। इसी वजह से अगर हम देखें आज की डेट में आसियान के 10 नेशंस अगर कलेक्टिवली आए, हम आसियान को एज अ ग्रुप ही देखें, आसियान इज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया प्रेजेंट डेट में, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज आर ऑल्सो वेरी डीप। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज क्यों? बिकॉज साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम थे एंशिएंट टाइम्स के ऊपर, फॉर दैट मैटर ट्रांजिशन टाइम जो 700, 800, 900, 1000 एडी के आसपास का चला, उस वक्त के ऊपर बुद्धिज्म जैसी एक्टिविटीज को बहुत प्रमोट करा गया। दूसरा, अगर हम हिंदुइज्म को भी देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट, है ना, जो बिगेस्ट जो टेम्पल्स हैं हिंदुइज्म के, अंकोरवाट टेम्पल्स, वो भी आसियान कंट्रीज में ही है। अब किस कंट्री में, वो आप होमवर्क में बताओगे आज। अब अगला, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की दम पर अगर देखें, दीज कंट्रीज हैव दिस प्लेसेस लाइक सिंगापुर, है ना, जो सर्विसेज इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो हमें डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में, सर्विसेज सेक्टर के क्षेत्र में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो हम वहां भी इन पे कोलैब कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यू हैव टू रिमेंबर, इंडिया इन प्रेजेंट जनरेशन इंटरनेशनल रिलेशंस जो उसके चल रहे हैं, इंडिया इज एजर्टिंग इट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब वो कैसे? जब इन देशों के साथ आरसेप साइन करने की बात आई थी, हमने बोला वी विल नॉट बी पार्ट। क्यों? हमारा डेयरी सेक्टर इनसे हिंडर हो रहा था। आरसेप में न्यूजीलैंड भी पार्ट था। अब न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत कम पैसों पे हमारे देश में फ्लड कर देता डेयरी प्रोडक्ट्स, तो हमारे फार्मर्स का क्या बनता? सो वी रेजिस्टेड, सो वी सेड दैट नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। ऑल्सो वहां से क्या होना था, आरसेप, अगर आरसेप में चाइना भी था, नाउ लेट्स से देयर आर सम चाइनीज प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर नॉट डायरेक्टली अलाउइंग इन इंडिया, बट व्हाट कुड हैव टेकन प्लेस, चाइनीज अपनी जो सूडो कंपनीज थी वो साउथ ईस्ट एशिया में बिल्ड कर लेते, अपना माल चाइना से बेचते यहाँ, और यहाँ से किसी और नाम के अंदर इंडिया में सप्लाई कर देते, सो हमें वो प्रॉब्लम भी आ सकती थी। सो वी क्लियरली सेड नो सर, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम मेंबर ऑफ आरसेप। चलो, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत की सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी में भी हमारी मदद करेंगी, तो एक वो भी पॉइंट याद रखना। अब अगर हम इंडिया और आसियान के रिलेशंस को देखें, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, तो समझ लिए एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारे रिलेशंस इवॉल्व हुए। सबसे पहले 1992 हमने फॉर्मल एंगेजमेंट, क्योंकि 1967 में बन गया था, इसके बनने के 25 साल बाद भारत को याद आया कि हमें इनके साथ फॉर्मल लेवल पे एंगेजमेंट चलानी है, तो हमने सबसे पहले एक सेक्टोरल डायलॉग खोला कि भाई हम सेक्टर्स बेसिस के ऊपर, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में विल बी हैविंग डायलॉग्स विद यू। उसी के 3 साल बाद वी सेड दैट यहाँ अच्छा काम चल रहा है यार इनके साथ, तो हमने उसी सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर को तब बदल के रख दिया डायलॉग पार्टनर, दैट नाउ वी विल नॉट बी डीलिंग इन सेक्टर्स, वी विल बी डीलिंग इन देयर ओवरऑल इकोनॉमी, एंड हमारे फॉरेन लेवल के मिनिस्टर आपसे मिला भी करेंगे, एंड दस वी एक्सपेंडेड इट टू फॉरेन मिनिस्टीरियल लेवल। उसके बाद साल 2002 में जब इसको 10 साल हो गए थे, सबसे पहला आसियान रिलेशंस को एक फॉर्मल लेवल देने के लिए पहला समिट हमने इनके साथ करा। उसी समिट का ये 22nd समिट था, याद है 2024 हमने बोला 22nd समिट है, तो ये शुरू तब हुआ था 2002 में, यानी कि कंट्री के हेड्स लेवल पे। उसके बाद साल 2012 में 20 साल हो गए थे, तो हमने इसको कमेमोरेट करने के लिए जो ये आसियान वाला समिट था उसको हमने न्यू दिल्ली में करवाया। उसके बाद साल 2018 में 25 साल पूरे हो गए थे, तो हमने बोला कि अब से हम दोनों जो अपना इकोनॉमिक वाला सेक्टर है वहां पे तो डील करते ही हैं, लेकिन अब से वी वांट टू कंटेन चाइना, सो आसियान कंट्रीज वी नीड योर सपोर्ट इन मैरीटाइम डोमेन ऑल्सो। तो 2018 से हम दोनों कंट्रीज मैरीटाइम डोमेन में भी साथ में एक कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिए। उसके बाद 2022 आया, तो उसने 30 साल हो गए थे किसके, फॉर्मल एंगेजमेंट शुरू करे हुए। 1992 में शुरू करा था, 30 इयर्स हो गए फॉर्मल एंगेजमेंट के, तो हमने बोला कि भाई लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हमने 3-4 अग्रीमेंट साइन करे हैं, वो मैं आपको पढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई हमारी कॉपरेशन चल कहां पे रही है। उसके बाद इसी कॉपरेशन को, क्योंकि समझो 2022 के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, वो क्यों साइन करनी पड़ी हमें, बिकॉज ऑफ दिस डायमेंशंस। इन डायमेंशंस को समझो, फिर हम समझते हैं उसको हम आगे लेके कैसे गए। नाउ सबसे पहले अगर हम बायलैटरल ट्रेड देखें, तो ओवर द लास्ट डिकेड, अगर हम लास्ट 10 सालों की बात करें, तो भारत और आसियान की जो बायलैटरल ट्रेड है ये डबल हो चुकी है, एंड डबल होके प्रेजेंटली इट इज एट 130 बिलियन US $। ठीक है, अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो भारत से आसियान कंट्रीज में जाती है। अगर आप कंपेयर करो तो फ्रॉम 2.04 बिलियन इन 2022 एक साल में, इट हैज इंक्रीज टू 5.63 बिलियन, इट्स अ ह्यूज इंक्रीज। ठीक है,
अब उसके बाद साल 2003 में हमने सीका साइन करा था। सीका स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपने जब ट्रेड एग्रीमेंट्स पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में वहां पे पढ़ा होगा। सो वी साइंड सीका इन द ईयर 2003 एंड बाद में कुछ कारणवश इसको हम एनफोर्स नहीं करवा पाए थे, क्योंकि एनफोर्समेंट में बच्चे प्रॉब्लम क्या होती है, भारत इज अ डेमोक्रेसी। कोई भी चीज हम बाहर वाली कंट्रीज के साथ, बाहर वाली ग्रुपिंग के साथ साइन करके आएंगे ना, जब तक हमारा पार्लियामेंट उस चीज को पास नहीं कर देगा वो भारत में इंप्लीमेंट नहीं होगी। सो एनफोर्समेंट का मतलब होता है जब इन 10 कंट्रीज के और हमारे जो पार्लियामेंट्स होंगे उस चीज को रेटिफाई कर देंगे, तो वो चीज जाके 2010 में हुई। अब इसी के तहत हमने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा इंडिया और आसियान के बीच में, जिसके जरिए ना ये लेवल देखना, सबसे पहले गुड्स के बाद हम इसी चीज में शामिल करें ट्रेड, ठीक है, और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें सर्विसेज। तो धीरे धीरे हमने इन तीनों के ऊपर जो भी बैरियर्स थे वो रिड्यूस कर दिए। अब आप पूछोगे सर बैरियर्स क्या होते हैं, तो बच्चे जैसे मान लो आप एक शहर से दूसरे शहर में कोई सामान लेके जा रहे हो, क्या आपको भारत में टैक्स लगता है? आंसर इज नो। लेकिन अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाना हो तब लगता है? आंसर इज यस। तो उसी चीज को एलिमिनेट करना, ताकि बिजनेसमैन अगर इन दो कंट्रीज में ट्रेड भी कर रहे हैं तो उनको लॉस ना फेस करना पड़े, तो उनको लगे कि भाई मैं अपने ही देश में ट्रेड कर रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ 3 एग्रीमेंट साइन हुए सीका के अंदर। फर्स्ट वाज इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसके तहत हमने गुड्स के ऊपर बैरियर्स हटा दिए। दूसरा है इंडिया आसियान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसके तहत हमने सर्विसेज को लिबरलाइज कर दिया। एंड तीसरा था इंडिया आसियान एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जिसके तहत हमने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पे फोकस करा। इसी वजह से एक साल के अंदर अंदर जो भारत की एफडीआई है वहां पे वो डबल से भी ज्यादा हो गई है, जो हमने ऊपर स्टार्ट देखा। इट इज रफली अराउंड $5 बिलियन के आसपास। उसके बाद हम जो अपना कोऑपरेशन कर रहे हैं वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी इनके साथ एक आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज चलती है जिसका नाम है AIME। इसमें आसियान के 10 नेशंस आते हैं, प्लस इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद जैसे थाईलैंड जैसे नेशंस हैं उनके साथ हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज चलती हैं, जैसे कॉर्पैट। अब दूसरा जैसे कंट्री नहीं, ये आप होमवर्क में बताओ। तो जैसे सिम्बैक्स जैसी एक्सरसाइज है, ये किस बायलैटरल कंट्री के साथ चलती है, आपका दूसरा होमवर्क है। तो वी कंडक्ट बायलैटरल एक्सरसाइजेज ऑल्सो। उसके बाद अगर हम इंडिया आसियान का देखें तो हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेशन करा है, डिफेंस के क्षेत्र में हमने काउंटर टेररिज्म पे करा है, क्योंकि यही वाला पर्टिकुलर एरिया इज अ एरिया ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, जो हमने मणिपुर के कंटेक्स्ट में डिस्कस करा था। आज की डेट में मणिपुर में जो कुकी कम्युनिटी है और फॉर दैट मैटर अदर कम्युनिटीज जो ड्रग ट्रेड्स में इन्वॉल्व है ना, उनका जो भी ये प्रॉब्लम है दैट्स बिकॉज मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद द गोल्डन ट्रायंगल। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सब के सब एक ड्रग इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। तो काउंटर टेररिज्म विच इज बिकॉज टेररिज्म इज ऑलवेज स्पॉन्सर्ड बाय दीज एक्टिविटीज। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री, मेडिसिन, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, बिकॉज ये वाला सारा एरिया किसका है? साइक्लोन्स का एरिया है। साइक्लोन्स ट्रेवल फ्रॉम विच डायरेक्शन? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो वही ये सारा एरिया है, राइट। उसके बाद पीस कीपिंग एंड डीमाइनिंग ऑपरेशंस, एंड फाइनली वी हैव कोऑपरेशन ऑन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल पोर्ट कॉल्स एंड डिफेंस स्कॉलरशिप्स। उसके बाद सोशो कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी डीप। अ लॉट ऑफ इंडियंस दे वर्क इन सिंगापुर, लॉट ऑफ इंडियंस गो एंड सेटल इन साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। तो उस मामले में हमने जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के, कल्चरल एक्सचेंजेस के, उनके लिए स्पेसिफिक फंड्स भी बना दिए हैं, आसियान इंडिया फंड एंड आसियान इंडिया ग्रीन फंड। उसके बाद सपोर्ट फॉर आसियान इंटीग्रेशन इनिशिएटिव भी हमारा चलता है, इसको भी याद रखना। अब इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई वगैरह के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम CLMV कंट्रीज फॉर 2 years मास्टर प्रोग्राम एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ये CLMV कुछ नहीं, कंट्रीज के नाम है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया एक्सेट्रा। अब दूसरा हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स भी बना दिया एंड सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग भी बना दिया है, दैट इफ वन पर्सन इज फ्रॉम इंडिया, ही और शी वांट्स टू गो देयर एंड वांट्स टू वर्क, इंग्लिश तो आनी चाहिए ना यार। सो सच फंड्स विल आल्सो हेल्प अस टू डील विद दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्रिएशन ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे ऊपर कोलैबोरेशन वगैरह। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मेंस में कुछ हवाला दे सकते हो कि ऐसा हमने फंड बनाया है इन सब एक्टिविटीज को एजुकेशन और यूनिवर्सिटी सेक्टर में कोलैबोरेशन करने के लिए, ठीक है। अब अगला है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट।
सो सबसे पहला स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, दैट इंडिया इज द फर्स्ट डायलॉग पार्टनर टू साइन एन एमओयू ऑन स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म कोऑपरेशन विद आसियान नेशंस। इसको स्टाइल में करो, क्योंकि ये अगर आगे आपको लगेगा यार फर्स्ट थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट है ना, सो प्लीज नोट दिस। दूसरा, इंडिया एंड आसियान अपने रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन सच एज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, है ना, स्पेशल कोर्स आसियान डिप्लोमैट्स के लिए डिजाइन करे जाते हैं। इनमें एक बहुत फेमस दिल्ली डायलॉग है, तो अगर यूपीएससी ये भी पूछे दिल्ली डायलॉग रिसेंटली न्यूज इज विद कंटेक्स्ट टू विच थिंग, है ना, तो यू शुड नो आसियान इंडिया रिलेशंस। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आसियान इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम, आसियान इंडिया यूथ समिट, कमेमोरेटिव इवेंट्स लाइक आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022 में हुआ था, आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था विच मार्क्ड 30th एनिवर्सरी। तो ये सब इवेंट्स जैसे जैसे कोई हमारा मेजर थीम आता रहता है, जैसे 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सो वी डू सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स सो दैट पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, वो और ज्यादा हमारे बीच में स्ट्रांग होते रहे। अब आगे हेल्थ कॉपरेशन की अगर बात करें तो जुलाई 2023 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आवर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन दे आर वेरी मच रिच इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर, ठीक है। तो उस वजह से हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन भी करी विच फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन मिटिगेटिंग कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया एंड आसियान। उसके बाद हमने नेशनल कैंसर ग्रिड विशम ग्लोबल सेंटर प्रोजेक्ट भी 2023 में इनॉग्रेट करा, उसकी भी एक वर्कशॉप हुई थी। एंड फाइनली हम लोगों किसके पे कॉपरेट कर रहे हैं, वी आर कॉपरेटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, फिनटेक, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, स्पेस, सो वी आर ऑलमोस्ट कोलैबोरेटिंग ऑन एवरीथिंग, ठीक है। तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान फॉर अस। नाउ सबसे मेन चीज इस पे आते हैं, दैट व्हाट हैव बीन द की डेवलपमेंट्स इन द रीसेंट समिट। तो इसमें एक 10 पॉइंट प्लान है जो भारत ने अनाउंस करा है, एंड यू विल सी दैट कि मेजरली इन जो पॉइंट्स में जो पिछले पॉइंट्स थे उनको एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के बारे में हमने पहले पढ़ा, तो हमने बोला है कि भाई हम लोग $5 मिलियन की सपोर्ट देंगे ताकि हम एक ज्वाइंट टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट कर पाए। सबसे पहले टूरिज्म पे बात हुई है। दूसरा, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो हमने साल 2014 में जो आपको बता रहा था कि लुक नहीं, अब एक्ट ईस्ट करना है, उसके 10 साल हो गए, उसको कमेमोरेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज को बोला है। जैसे सबसे पहले आसियान इंडिया यूथ समिट, स्टार्टअप फेस्टिवल, हैकाथॉन, म्यूजिक फेस्टिवल, इंडिया आसियान नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स एंड दिल्ली डायलॉग, ठीक है। उसके बाद विमेन के रिलेटेड हमने बात करी है कि विमेन साइंटिस्ट का कॉन्क्लेव होगा, जिसमें आसियान इंडिया के जो विमेन साइंटिस्ट हैं उनको आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के जरिए स्पॉन्सर करा जाएगा, उनके एक्टिविटीज, उनके प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करा जाएगा। दूसरा, आसियान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिली जाएगी। भारत ने बोला है कि भाई आपके देशों में से जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ना आना चाहते हैं, हम नालंदा यूनिवर्सिटी में उनके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको अभी डबल कर देंगे। एंड दूसरा, भारत की अब नालंदा यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में भी उन लोगों को स्कॉलरशिप देना शुरू करेंगे। दूसरा, जो हमने ऊपर अग्रीमेंट पढ़ा था, आसियान इंडिया अग्रीमेंट ऑफ इन ट्रेड इन गुड्स इन आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट वाला, उसको इन्होंने बोला है कि भाई इट हैज बीन अ लॉट ऑफ इयर्स नाउ, हम 2025 में इस अग्रीमेंट को रिव्यू करेंगे एंड वील ट्राई कि भाई इसमें जो भी प्रावधान हमने माने हैं उनको हम इनहैंस करें। अगला, डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर इंडिया ने फिर से बोला है कि भाई मैं आप सबको, हमारा जो एक कलेक्टिव फंड बनाएंगे डिजास्टर रेजिलियंस के लिए, 5 मिलियन का खर्चा आएगा, मैं वो पैसा दूंगा, लेट्स मेक दैट फंड ऑल्सो। दूसरा, हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक, तो फिर से हेल्थ के बारे में बात हुई, इतना कुछ खास इनिशिएटिव ये था नहीं। तीसरा, हमने साइबर पॉलिसी डायलॉग के बारे में बात करी है कि इंडिया आसियान साइबर पॉलिसी डायलॉग होगा, जिसके तहत हम डिजिटल एंड साइबर रेजिलियंस को पैदा करेंगे। फिर ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप हुई है। बच्चे, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जहां पे हाइड्रोजन, देखो पानी है, इसमें से मॉलिक्यूल्स को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम ग्रीन रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सोलर से हो गई, फॉर एग्जाम्पल विंड से हो गई, सो इससे बनी हुई हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सो वी हैव सेड दैट वील हैव वर्कशॉप्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। देन क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए तो हमने ना भारत में एक प्रोग्राम चलाया था, प्लांट अ ट्री फॉर मदर। तो मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप 10 के 10 नेशन हो, आप भी हमारी इस प्रथा को आगे लेके जाओ, यू शुड ऑल्सो ज्वाइन अवर कैंपेन दैट प्लांट अ ट्री फॉर अ मदर। उसके बाद अगर भारत ने बोला है कि भाई मेरे पास जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल यूपीआई में है, फॉर एग्जांपल आधार में है, डीबीटी पेमेंट्स में है, हम लोग आपके देशों के साथ वो चीजें शेयर करेंगे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस है ना, आरसेप की वजह से
और ज़्यादा ये बढ़ने के चांसेस हैं. सो वी हैव टू मैनेज दैट. हमें ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी नेगेटिव में, वी आर ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट. उसके बाद चाइना के साथ कंपटीशन है. चाइना वांट्स टू मेंटेन इट्स प्रेजेंस इन दीज नेशंस. चाइना वांट्स टू इन्फ्लुएंस देम. वी आल्सो वांट टू काउंटर चाइना. तो हमें चाइना वाला फैक्टर हमेशा कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखनी होगी. तीसरा जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है. तो ग्रोइंग यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट से ऐसा ना हो कि भाई वी शुड लूज दिस रीजन, because US-China conflict is rising. Now to counter China in its surrounding, we need to have good relations with ASEAN, and that is also our duty as a Quad member also. तो हमें उन दोनों के relations को भी balance करके रखना होगा. आगे डिफेंस कॉर्पोरेशन आ गया. भारत ऑलरेडी बेसिकली यू शुड नो दैट कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वो बाडूंग में हुई थी, है ना. सो उस कंटेक्स्ट में इन जैसे नेशंस की आइडियोलॉजी शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉन अलाइनमेंट ऑल्सो. तो हमें ये भी देखना है कि कहीं हमें ये प्रोजेक्ट ना करने कि भाई चाइना को साथ छोड़ के आप हमारे साथ ही आ जाओ. सो दैट माइट मेक दीज नेशंस ऑफेंडेड, है ना. तो हमें इनकी वो ओल्ड आइडियोलॉजी को भी याद रखना है कि दे आर वही नेशंस हु सपोर्टेड अस ड्यूरिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट्स. बहुत ज्यादा अग्रीमेंट्स हमने साइन कर लिए, बट व्हाट वी शुड मेक श्योर इज दैट देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ताकि इनको विश्वास आए कि भारत अगर कुछ कमिट करके जा रहा है सो भारत उसको निभाएगा भी, एंड दे आर नॉट लाइक इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना. उसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड देखें, सो दिस इज एज ऑफ मिनीलेटरलिज्म. अब ये शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत बार आपको न्यूज में मिलेगा मिनीलेटरलिज्म. नाउ मिनीलेटरलिज्म का मतलब होता है बच्चे जहां पे छोटी छोटी जो कंट्रीज होती हैं वो साथ में आती हैं and they collectively form one group to have a collective bargaining power. So this is a age of minilateralism and hence India should actively participate into it, and हमें openly accept करना चाहिए कि yes we want to enter into age of minilateralism. Yes, we will be trading, we will be having good relations with ASEAN nations. उसके बाद स्ट्रॉन्ग बायलैटरल पार्टनरशिप्स हमें इनके नेशंस के साथ भी करनी चाहिए. वो ऑलरेडी हम डिफेंस के क्षेत्र में कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी होनी चाहिए, इकोनॉमी में होनी चाहिए, कल्चरल टाइज में होनी चाहिए, एक्सेट्रा. उसके बाद हमें इनके साथ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट करनी चाहिए. हमें न्यू प्रायोरिटी एरियाज एस्टैब्लिश करने चाहिए, जैसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वुड बी फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, या हम रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बिल्ड करें हर एक सेक्टर में, फूड के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, दैट शुड बी बिल्ट. उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी में, है ना, आसियान के पास सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, हमारे पास डीपीआई बहुत अच्छा है, उन दोनों का कोलैबोरेशन करा जा सकता है, राइट. उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ कॉर्पोरेशन में भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं, है ना, सो दैट एक अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट, हमारे पास गुडविल आए. नाउ ये तीनों रिसोर्सेस से मैंने कंबाइन करा था आसियान की वेबसाइट से, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल था. सो दैट्स द इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस. आप खुद भी इस पे मैंने लिंक दे दी, खुद भी खोल के पढ़ सकते हो. सो नाउ इफ यू वांट टू डाउनलोड द हैंडआउट्स यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल GS_Gill UPSC. And in case you people got any doubts, you can contact me on GS_Gill. So this was a brief informatory service. मैंने कुछ समझाया नहीं है इसमें. I've just told you what has happened. So that was the information for today's video. I hope you got some viewpoints of what is ASEAN, how we are collaborating, and you can easily write an answer. एक आंसर लिखना, write an answer for me, comments में post करना, ठीक है. In the age of minilateralism, examine Indo-ASEAN relationship in light of the recent 22nd India-ASEAN summit held in Laos. ठीक है, it's a 15 marker question. You have to write into 50 words. हो सके तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, अदरवाइज यू कैन सेंड इट टू मी. थैंक यू सो मच. देन सी यू गाइस. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.